एंड फिर बोला गया कि जैसे ही हम सीरीज़ में मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है बट साइज डिक्रीज़ होता है। बोला गया कि ये जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये दोनों के बीच में रिपल्सन होना चाहिए। जब रिपल्सन होगा तो ये दोनों मतलब कि एटम का साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव जो होता है मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डोमिनेट कर जाता है। एंड ये ग्राफ दिया गया है एटॉमिक रेडियाई एलिमेंट का, एंड इधर रेडियस नैनोमीटर में दिया गया, ये 13 है, 14 है, एंड ये 15 है। ये 3D का है, ये 4D का है, एंड ये 5D का है। तो 3D सीरीज़ का देख सकते हैं, ये इधर है। एंड 4D 5D का कर्व देखें तो एकदम सेम ही है, मतलब कि लग रहा है एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। इसलिए ZR एंड HF का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि ZR जो है वो 4D में आता है एंड HF जो है वो 5D में आता है। एंड फिर NCERT में दिया गया है मतलब कि मास इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ कर जाएगा। तो इसके लिए हमें सिंपल याद रखना है, डेंसिटी जो होता है ये मास बाय वॉल्यूम होता है, एंड एटम जो हो गया ये कुछ स्फीयर टाइप में होगा, तो इसका वॉल्यूम जो होगा ये 4/3πr³ होगा। तो मतलब कि डेंसिटी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। तो जब रेडियस डिक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, एंड मास इंक्रीज़ करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा। तो वही NCERT में लिखा गया कि टाइटेनियम से लेके जब हम कॉपर तक जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ करता है एंड रेडियस जो है वो डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज़ करता है जब हम सीरीज़ में जाते हैं, मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो वो इसलिए इंक्रीज़ करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है, एंड इनर डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन होता है वो डी ब्लॉक में बहुत ही कम होता है, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत ही कम होता है कंपेयर टू नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करता है, बट सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का। एंड नेक्स्ट दिया गया है कि जब हम मूव करते हैं स्कैंडियम टू जिंक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, मतलब कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, एंड जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते जाता है इनर सबसेल में। तो NCERT में बोला गया है कि जब इनर सबसेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उसमें रिपल्सन वगैरह भी होता है एंड वो ब्लॉक कर देता होगा न्यूक्लियर चार्ज को। तो फिर इसका आंसर NCERT में लिखा गया है कि ये कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता है, मतलब कि यहाँ पे जो शिल्डिंग इफेक्ट लगेगा वो उतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाता है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो कम्प्लीटली डोमिनेट कर जाता है, जिसके वजह से कि साइज डिक्रीज़ कर जाता है। तो मैं सिंबल बताई हूँ, Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा होता है, बस इसको याद रखना, ये डिक्रीज़ होगा तो ये इंक्रीज़ होगा, जब Z इफेक्टिव इंक्रीज़ होगा तो साइज डिक्रीज़ होगा। देखो Fe का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा 3d64s2। जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 3d5, एंड 3d5 मतलब कि d ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिलेड है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है 3 टर्म रेस्पॉन्सिबल है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। फर्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन टूवर्ड न्यूक्लियस, सेकेंड है रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, एंड थर्ड है एक्सचेंज एनर्जी। नेक्स्ट है एक्सचेंज एनर्जी जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट के लिए। एक्सचेंज एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पैरेलल स्पिन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जो होता है वो इंक्रीज़ करता है स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा तो आयोनाइजेशन जो है ये मतलब कि जब स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगा, किसी का अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो इसको आयोनाइज करना डिफ़िकल्ट है,
आयोनाइज करने का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा एंड D5 अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों करना चाहेगा, ये स्टेबल है तो यहाँ से तो वही बोला गया कि जब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड फिर बोला गया है कि कोई भी लॉस नहीं होता है एक्सचेंज एनर्जी का D6 कॉन्फ़िगरेशन में। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो Cr+ का ज़्यादा होता है कंपेयर टू Mn+ से, क्योंकि यहाँ पे देखिए Mn+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 4s1 है एंड वही Cr+ का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो D5 है, मतलब कि हाफ फील्ड जो रहता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। एंड सेम Fe2+ एंड Mn2+ में देखें तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो रहता है वो Mn2+ का ज़्यादा होता है कंपेयर टू Fe2+, क्योंकि Mn2+ में D5 जो रहता है वो हाफ फील्ड रहता है। नेक्स्ट है थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी Mn का ज़्यादा होता है Fe से। एंड डी ब्लॉक का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो वो +2 होता है। बस स्कैंडियम एंड कॉपर को छोड़ दिया जाए, स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +3 होता है एंड कॉपर का +1 होता है। मतलब कि यहाँ पे 3D सीरीज़ का NCERT में एक टेबल दिया गया है, वहाँ पे सारा एलिमेंट का नेम दिया गया है एंड बोला गया है कि कितना उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एंड ये जो लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, इस पे NCERT में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था कि इसमें से सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, मतलब कि 3 ऑप्शन दिया गया था एंड उसमें मान लो कि अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है तो सिंपल होगा कि वहाँ पे रिडक्शन हुआ होगा, मतलब कि ये कोई +2 है तो +2 से +1 पे जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक मान लेते हैं कि +7 दिया गया था तो +7 से गया है +2 पे एंड एक दिया गया था +5 है एंड ये +5 से भी इसको भी जाना पड़ेगा +2 पे ही, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये +2 होता है। तो 7 में से 2 गया तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन बचेगा एंड 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो सबसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये वाला होगा। थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है कॉपर का, Ni का, Zn का, ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसकी वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन करना, मतलब कि ग्रेटर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि गैसियस एटम से जब हम M2+ आयन बनाते हैं तो इसमें नीड पड़ता है फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी का और आल्सो नीड पड़ता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, ये NCERT में लिखा गया है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि स्कैंडियम एंड टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कम होता है। वो इसलिए क्योंकि इसके स्कैंडियम एंड टाइटेनियम जो होता है इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम प्रेजेंट रहता है। जब इलेक्ट्रॉन कम प्रेजेंट है तो ये लॉस और शेयर उतना नहीं कर पाएगा। एंड फिर नेक्स्ट बोला गया है कॉपर एंड जिंक के लिए। तो कॉपर एंड जिंक में इसके अपोजिट होता है, मतलब कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है d ऑर्बिटल में, जिसके वजह से कि फ्यू और मतलब कि कुछ ही ऑर्बिटल जो रहता है वो अवेलेबल रहता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। नेक्स्ट है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 3d1 एंड 4s2 होता है। स्कैंडियम 2 जो होता है ये वर्चुअली अननोन होता है। फिर नेक्स्ट NCERT में दिया गया है कि टाइटेनियम +4 जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू टाइटेनियम +3 एंड +2 से। अगर हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पे नोबल गैस लिखते हैं, फिर 3d2 4s2 लिखते हैं। तो यहाँ पे से 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया गया है तो नोबल गैस बचेगा। तो ये जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। अप टू मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो S एंड D इलेक्ट्रॉन के सम करके आता है। जैसे कि मान लेते हैं स्कैंडियम। तो स्कैंडियम के लिए मैं क्या बताई थी, स्कैंडियम जो होता है ये 3d1
4s2 होता है। टाइटेनियम का बात करें तो ये 3d2 होता है, 4s2 होता है। वी का बात करें तो ये 3d3 4s2 होता है। क्रोमियम जो होता है ये 3d4 4s2 होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कट करके 3d5, फिर आता है Mn, तो इसको लिखते हैं 3d5 4s2। तो स्कैंडियम में D एंड S के इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो +3 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे +3 है। फिर टाइटेनियम के D एंड S को ऐड करेंगे तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा मैक्सिमम। तो देख सकते हैं +2 +3 एंड +4। एंड फिर वैंडियम का देखें तो ये है 3d3 4s2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं +2 +3 +4 +5। एंड वही मैग्नीज का बात करें तो +5 +2 जो है ये 7 हो जाएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 7 है, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। एंड इसके बाद ये रूल फॉलो नहीं होता है।